आज से कुछ टाइम पहले अगर कोई मुझे ये बोल रहा होता कि ब्रॉन स्ट्रोमैन टॉप रोप से कूद रहा होगा एक हाई फ्लाइंग सुपरस्टार की तरह, तो मैं बोलता भाई पागल हो गया है क्या। लेकिन आज लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में कुछ ऐसा ही हुआ है, रिंग भी टूट गई है आज। एंड यस, सेथ फ्रिकन रॉलिंस इज बैक। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। और इतनी बेहतरीन रॉ है कि आज की रॉ को अगर मैं 5 स्टार की रेटिंग ना दूं, यूजुअली तो मैं लास्ट में देता हूं, लेकिन भाई आज मन कर रहा है पहले ही देने का। पहले मैंने सोचा देना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन जितना इस रॉ ने 3 घंटे में एंटरटेन किया है भाई, ये 5 स्टार डिजर्व करता है। पूरे शो के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो के साथ। और आज जे ऊसो के लुक में, टाइटल के लुक में भी हमको कुछ चेंजेस दिखे। सबसे पहले तो जे ऊसो ने आज पूरा सब कुछ गोल्डन कर लिया अपना। जो उनका यीट है वो ब्लू से गोल्ड हो चुका है। जो कंधों पर टाइटल भी है जे ऊसो के, उसमें भी हमको थोड़ा सा वो ब्लू सा कुछ दिख रहा है, जैसे वो ग्लोब जो होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में वहां पे। और तो और पता नहीं अपने जो पीछे के बाल हैं जे ऊसो ने उसको दीवार समझा क्या क्या भाई, आज उसको भी उन्होंने जो गोल्डन जो ब्लीच है वो कर लिया था। तो जे ऊसो बिल्कुल ओवरऑल बहुत अलग लग रहे थे। अब जो यीट करने का स्टाइल है वो थोड़ा एक हाथ से हो चुका है जे ऊसो का, क्योंकि दूसरे हाथ में तो भाई बंदे को जो है टाइटल है उसको संभालना है। बहुत अच्छा उनको रिएक्शन मिलता है। बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो इज नाउ इन योर सिटी। तो वो पुराने वाले ब्लड लाइन के टाइम की भी याद आ गई। कहते हैं मेरा फर्स्ट सिंगल्स टाइटल है। हर एक लाइन के बाद उनको यीट वाला रिएक्शन मिल रहा था। और वो कहते हैं कि कैसे ये जर्नी उनके लिए बहुत मुश्किल रही है। उनकी फैमिली ने भी इसको हार्ड बनाया है, रोमन रेंस ने भी इसको हार्ड बनाया है। तो यहाँ पे अभी तो भाई जे ऊसो ने रोमन रेंस के बारे में कुछ ऐसा ही बोला ना कुछ, अभी तो वो सेम पेज पर लग नहीं रहे थोड़ा सा। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक टाइम पर मुझे सिर्फ एक ट्विन की तरह देखा जाता था, लेकिन मैंने सबको प्रूव करके दिखा दिया है। मेरी मम्मी को भी मैंने करके दिखा दिया। मेरी मम्मी ने भी कहा कि हाँ बेटा तूने करके दिखा दिया। अब वो मतलब एक तरीके से बड़ा पैशनेट प्रोमो सा लग रहा था जे ऊसो का। लेकिन इसको आके इंटरप्ट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर। और ब्रॉन ब्रेकर की पर्सनालिटी, कैरेक्टर कुछ अलग है। मतलब ये वैसा ब्रॉन ब्रेकर नहीं है जो पागल हो गया भाई। वो खुद आके कहते हैं मैं आज तुझे कोई स्पीयर नहीं मारने वाला, तेरी पार्टी नहीं खराब करने वाला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ इस टाइटल की भी, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड ऑन दैट नाइट यू वर बेटर मैन। तो उन्होंने अप्रिशिएट ही कर लिया भाई जे ऊसो को। और उनको हाथ वाथ मिला के वहां से चले जाते हैं। जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा रोका पहले जे ऊसो ने। और वो क्या कहते हैं कि आज इंडियाना में भी बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो बाग कर रहे हैं। और उसके बाद जो वहाँ का क्राउड है वो बाग कर रहा होता है ब्रॉन ब्रेकर के लिए। तो ये अच्छा सा लगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ब्रॉन ब्रेकर उस टाइप का कैरेक्टर में नहीं जा रहा जैसे हमने सुना भी था कि शायद उनको बेबी फेस बना सकते हैं। तो ये अच्छा लगा भाई कि ब्रॉन ब्रेकर को मतलब हमेशा एक सिंपल बुकिंग नहीं होती कि भाई क्रेजी बंदे की तरह बुक कर दिया। तो सही लगा कि चलो बंदा हार गया, उसके बाद भी अभी वो चीज़ों की तरफ देख रहा हो। अभी आगे भी कुछ हो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ब्रॉन ब्रेकर से रिलेटेड है। इसके बाद रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स का मैच होता है। इस मैच में रे मिस्टीरियो का मास्क उतर गया। अब वो इंटेंशनली तो नहीं था, मुझे लगता है उसी हिसाब से वो होना था शायद। और इसकी वजह से फिर रे मिस्टीरियो मैच हार भी जाते हैं। बैक स्टेज जाके कोफी ने सवाल पूछा भाई वो हॉल ऑफ फेमर है, क्या उन्होंने सभी ऑन पर्पस किया? तो वो एक तरीके से खुद ही कह रहे हैं भाई तू मेरे से क्या सवाल पूछ रहे थे, तो ये खुश होना चाहिए कि मैं मैच जीत के आ गया हूँ। और कोफी ने जो उनको टाइटल शॉट मिलने वाला था वो थमा दिया है एक्जेवियर वुड्स के पास में कि आईसी टाइटल के लिए नेक्स्ट वीक जो है जे ऊसो को तेरे से मैच मिलेगा। तो फिलहाल तो थोड़ी जो अनबन है वो क्लियर अभी भी दिख ही रही है यहाँ पे। बट मुझे वो थोड़ा अजीब लगा कि रे मिस्टर का मास्क, मतलब कोई इतना कोई ज़्यादा सेंस डोमिनिक जैसी स्टोर लाइन होती तो मैं मानता, लेकिन यहाँ पे आई थिंक इतना कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन जो भी है भाई, क्योंकि मेरे ख्याल से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मास्क की। इसके बाद मैच आता है अगला शो पर, लायरा वाल्कीरिया वर्सेस जोई स्टार के बीच में। डिस्ट्रैक्टेड रेफरी होता है। Z360 के साथ लायरा वाल्कीरिया पिन हो गई है। बहुत कम सुपरस्टार्स के को लेके मेरा इंटरेस्ट आता है वेमेंस डिवीजन में, जिनको है भी कि ये कुछ कर सकती हैं, उनके साथ फिर ऐसा हो जाता है। केडन कार्टर कटाना चांस ने आके फिर उनकी जो है एंड में मदद कर दी। इसके बाद हमको हेल इन अ सेल मैच के लिए जो फाइनल हाइप है वो दिखती है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में। एडम पियर्स पूरे अपने सिक्योरिटी वाले बंदों के साथ खड़े हुए हैं। हेल इन अ सेल नीचे आता है। और बता देते हैं पहले कि आज कोई फिजिकल इंटरेक्शन, कुछ ऐसा मार धाड़ नहीं होने वाला। सबसे पहले सीएम पंक की एंट्री होती है, वही बड़ा न्यूट्रल अग्रेसिव फेस ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। भाई आज तो पूरे काले सूट बूट में आए हुए थे ड्रू मैकिंटायर। और एडम पियर्स कहते हैं कुछ लास्ट वर्ड्स हैं तुम्हारे इस हेल इन अ सेल बैड ब्लड के मैच से पहले। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं बोलना चाहूंगा। और वो सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं सीएम पंक की वाइफ को कि जो मैं हालत करने वाला हूं उसके बाद भी कैसे जो तेरी वाइफ है वो तेरे को जो है सपोर्ट करेगी, केयर करेगी। हो सकता है वो तुझे छोड़ के भी चली जाए क्योंकि तू किसी लायक नहीं रहने वाला। आगे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देखो भाई तुमने इतना सब कुछ देख लिया सीएम पंक के साथ जो कुछ हुआ, तब भी तुम इसके नाम का चैंट कर रहे हो। सीएम पंक तूने मुझे सिखाया है कि नफरत क्या होती है, नफरत करी कैसे जाती है, कितना पावरफुल वेपन है।
लेकिन ये हमेशा ही तुम्हारे साथ स्टिक कर जाता है, बट बैड ब्लड में ये जो नफरत है वो मरने वाली है सीएम पंक तेरे साथ ही। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर तो गुस्से में मुझे लगा भाई क्या सैवेज लाइन बोल दी, लेकिन अभी तो सीएम पंक का भी प्रोमो आना बाकी था। ड्रू जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं पंक भाई साहब कुछ बोल रहे हैं तो वो रुक जाते हैं और सीएम पंक कहते हैं मैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस हूं, तो वैसा दिखा रहे थे उनको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तू एसओबी सन ऑफ बिच भी उन्होंने सीधा ही कॉल कर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी इसको कुछ म्यूट नहीं किया यहाँ पे। वो कहते हैं जब भी मैं तुझे देखता हूँ रेज गुस्सा मेरे अंदर कुछ ऐसा भड़क जाता है और मैं इतना मारूंगा तुझे कि तू बॉक्स में भर के जाएगा अपने घर स्कॉटलैंड में। आगे फिर वो बोलते हैं कि याद है तूने ही बोला था कि यू प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड, तो ये चीजें फिर से होंगी लेकिन कुछ अलग तरीके से। कहते हैं जब तेरे फेस पे ब्लड लगा होगा मैं उसे वाइप करूंगा, तू ऊपर की तरफ देखेगा लेकिन तू भगवान की तरफ नहीं देखेगा, तू बैक करेगा, तू मेरे को प्रे करेगा उस समय। और ये जो उन्होंने पुरानी शुरुआत में ही जो फ्यूड हुई, मतलब पहले ही बार आई थिंक जो इंटरेक्शन था सीएम पंक और ड्रू का, तभी बोला था ड्रू ने कि आई प्रेड फॉर दिस एंड हैपेंड। और अब जब भी फ्यूड एंड होने जा रही है जो कि ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए, तब सीएम पंक ने इस बात को बोली जो कि बहुत बढ़िया कूल था। एक रिमाइंडर दे देता हूं कि आज फुल्ली एक्सपेक्टेड है कि आप चैनल पर दूसरी वीडियो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कहानी हुई है तो वो भी बतानी है आज के लिए। मतलब ये जो लिंक बनाते हैं ना स्टोरी लाइन का, इसी वजह से किसी एक स्टोरी को देखने में मजा आता है। इसके बाद सीएम पंक सीधा माइक भी फेंक देते हैं उनके और कहते हैं आई विल सी यू इन हेल। तो ड्रू मैकिंटायर काफी पिस्ड ऑफ लग रहे थे लेकिन मार धाड़ कुछ हो नहीं सकती थी। तो भाई वही है कि अब कितना तो ये हाइप कर चुके हैं उसको, और लगता है अब कितना हो जाएगा, लेकिन तभी ऐसा सेगमेंट लेके आते हैं। मैंने तो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और अब सीधा हेल इन सेल के बैड ब्लड मैच को ही वेट करो भाई, तबाही आने वाली है उस मैच में, छोड़ने नहीं वाला दोनों में से कोई भी बंदा सामने वाले बंदे को। इसके बाद नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के अलग अलग इंटरव्यू दिखते हैं। सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन का कुछ ऐसा होता है कि वो मिस से बात ही कर रहे होते हैं, आर्ट्रूथ आ जाता है। ब्रॉन कहता है अरे तू आ गया, 5 सुनामी पड़ी थी तुझे। आर्ट्रूथ कहता है मुझे तो याद ही नहीं। अबे सुनामी पड़ी है वो तो दर्द होता है ना, वो याद रहने ना रहने की क्या बात है, लेकिन ये तो आर्ट्रूथ का कुछ कैरेक्टर ही है। और ऑसम ट्रुथ वर्सेस एओपी का मैच भी ऑफिशियल करवा दिया आज आर्ट्रूथ ने कुछ तो करके। और मिस को ये बात हमेशा से जो पसंद नहीं आती कि भाई ये बंदा मैच कैसे करवा देता है, मेरे को तो पता ही नहीं चलता। अगला ब्रॉन्सन रीड भी का भी एक बैक स्टेज था और वो और कैथी कैली उनसे पूछते सेथ रॉलिंस के बारे में क्या कहोगे, तो ब्रॉन्सन रीड ने बढ़िया सी लाइन बोली। वो कहते हैं कि पहले तो अभी मैंने उसको मारा तो उसके करियर से मैंने कुछ मंथ्स हटा दिए, लेकिन अब जब वो आएगा और मैं उसे ऐसा मारूंगा कि उसकी जिंदगी से ही कुछ साल मैं निकाल दूंगा। तो ये ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस के आने से पहले ही एक तगड़ी वाली वार्निंग दे दी थी उनको। इसके बाद मैच आता है एलडब्ल्यू वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। वो हॉकिन वाइल्ड का वो जो रोप वाला स्पॉट है अब उसको काफी इनोवेटिव तरीके से दिखा रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है देख के। बाकी लिव मॉर्गन ने डिस्ट्रैक्शन करी, पहले हमको बताया था फिन बैलर आज है नहीं, लेकिन आज वो आ गए यहाँ पे और इस तरीके से जो जजमेंट डे है वो जीत जाती है। एक छोटा सा प्रोमो भी फिन बैलर ने कट किया। वो कहते हैं कि डेमन प्रीस्ट क्या बोल रहा था कि वो दिल उखाड़ के फेंक देगा, भाई मेरे पास तो दिल ही नहीं है। वो कहते हैं प्रूफ कर दूंगा मैं कि डेमन प्रीस्ट को ही जजमेंट डे की जरूरत थी। लिव मॉर्गन भी कुछ बोलने जाती है, उनका भी क्योंकि मैच है बैड ब्लड में, तो फिर रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट हो जाता है। उसके बाद रिया रिप्ली ने छोटा सा प्रोमो भी कट किया यहाँ पे, क्योंकि डोमिनिक भी हैं शार्क केज के अंदर, तो वो केज भी आ जाता है और कुल मिला के आज मारने मूरने की प्लानिंग थी। डेमन प्रीस्ट पीछे से आ जाते हैं, लिव मॉर्गन और डोमिनिक के ऊपर रिया रिप्ली एक तरफ से अटैक कर रही थी, वो केज के अंदर भर के उनको मारना भी चाहती है, लेकिन वो तो लिव मॉर्गन ने एंड में आके बचा लिया। एक फनी लगा भाई, वो नोटिस किया वो चप्पल सैंडल पता नहीं कुछ तो फेंक के मारा रिया रिप्ली ने और लिव मॉर्गन बड़ी जोर से चिल्लाई थी उस पर। इसके बाद डेमन प्रीस्ट का वैसे बाजा बज गया यहाँ पे, कोडेग्रास काफी सारे उनको खाने पड़े और एंड में जो जजमेंट डे है वो स्टैंड टॉल करती है। ये इन दोनों के सिंगल्स मैचेस को हाइप करने के लिए, और ऑलरेडी काफी कुछ तो इस स्टोरी में दिखाए चुके हैं, तो ये फाइनल था कि भाई चलो अब इसके बाद बैड ब्लड होगा। तो आज की रॉसी बिनो ने जो मामला है वो सही सा बैठा दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है शो पर चैट गेबल वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में। एक्जेवियर वुड्स यहाँ पे भी अभी मतलब कुछ ना कुछ ये बंदे के साथ में चुल होती जा रही है, करना चाह रहा नहीं करना चाह रहा वो समझ में नहीं आ रहा। ट्रबल इन पैराडाइज जब हिट करने के लिए कोफी किंगस्टन जा रहे होते हैं तो वुड्स ने ऐसा कुछ पैर पकड़ लिया गेबल का कि वो लग नहीं पाया, और उसके बाद फिर केओस थ्योरी के साथ चैट गेबल ये मैच जीत गए हैं। और बस जो टेंशन है वो यहाँ पे फिर देख रही थी वैसे ही। इसके बाद शो पर आते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में, और कहते हैं लाइफ सब बढ़िया चल रही है भाई, मेरी एज चैंपियन मुझे सब मजा आ रहा है, मनी है, लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज जो कि मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे इंसल्ट बेयर करनी पड़ रही है, सैमी ज़ेन जो बार बार आके बातें बोले जा रहा है। इतने में ही सैमी ज़ेन का जो म्यूजिक है वो हिट हो जाता है। बैक स्टेज उन्होंने बोला भी था कि मैं तो तब तक बोलूंगा जब तक मुझे वो मैच नहीं मिल जाता। सैमी ज़ेन कहते हैं अच्छा भाई अगर इतना ही सब कुछ एनोइंग या फिर इरिटेटिंग है तो तू इजी वे है इसको फिक्स करने का, अपना जो टाइटल है उसको ऑन द लाइन रख ले, बात खत्म, तुझे भी पता है और तू एडमिट कर ले इस बात को। और वो बात क्या है कि भाई तू मेरे से डरता है। गुंथर का जवाब वही होता है यार तू मेरे लेवल पे नहीं है। तो सैमी ज़ेन कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैंने तुझे रेसलमेनिया में कैसे हरा दिया, तुझे भी पता है कि अगर दोबारा से हमारा मैच होगा तो तू हार जाएगा, तू मेरे से डरता है, ये सारी जो बातें वो उनके ऊपर चिपका रहे होते हैं। अब गुंथर ने बोला कि हाँ
एक बात तो तूने सही बोली, मैं डरता हूं अपनी रेपुटेशन जाने के लिए, क्योंकि मेरा वो जो रेन है वो इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था। मैं एम्बैरस होता हूं ये सोच सोच के कि वो चैंपियनशिप जो मेरे हाथ से गई वो सैमी ज़ेन तेरे से हार के गई है। और ये मतलब आपको ऐसा लगेगा भाई मैच तो एंड में होना ही है, वो तो बना ही देंगे, लेकिन उसके पीछे सोचो दिमाग कितना लगाया जा रहा है कि वो स्टोरी क्या दिखाएं। और इसके बाद गुंथर ने जो फैमिली वाली लाइन बोली है ना भाई, ये तो आप भूल जाओगे ये WWE है। आपको लगेगा भाई मूवी है, कुछ तो आप देख रहे हो ये, क्योंकि वो स्टोरी तो होती है मूवी या वेब सीरीज के अंदर, और वही मसाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गुंथर कहते हैं यार तेरी फैमिली को तो आदत है तुझे हारते हुए देखने की, वो तुझसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। मेरी फैमिली को मेरे से सारी एक्सपेक्टेशन है, इसी वजह से मेरे फादर पूरे अपने घर से उठ के फ्लाई करके आए थे रेसलमेनिया में, लेकिन मैं उनके सामने हार गया। और मेरे फादर ने मेरे को यही बात बोली कि क्या सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुझे सामने आके ये हारता हुआ देखूं। तो ये जो उन्होंने कंपैरिजन बोला सैमी ज़ेन की फैमिली और खुद की फैमिली का, वो भाई बहुत एपिक था। और ये ऐसी सैवेज लाइन थी जो कि गुंथर कई बार सैवेज ना होने के लिए बोलते, लेकिन बहुत ज़्यादा सैवेज लगती है। सैमी ज़ेन के काफ़ी अलग से एक्सप्रेशन थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है मेरी फैमिली को भले मुझे हारते हुए देखने की आदत है, लेकिन मैं उठ के आगे बढ़ता हूँ। गुंथर तूने क्या किया, तू छुप गया, तो वापस ही नहीं आया, जब तक तेरे पास टाइटल नहीं आया तब तक देखो भाई तू कहाँ गायब था। तो उसका वो जो काउंटर भी था सैमी ज़ेन ने बहुत बढ़िया किया। और इसके बाद क्या है, वो कहते हैं कि अब तू अपने बाप को ना गुंथर फिर से दिखा रहा है कि तू कैसे बहुत बड़ा वाला डरपोक है। ये सुन के बस गुंथर को तो गुस्सा आ गया, उन्होंने मारा, सैमी ज़ेन ने भी एक्सप्लोडर तो मारा, लेकिन उसके बाद एंड में पावर बम सैमी ज़ेन ही खा जाते हैं। और फाइनली गुंथर ने माइक में आगे बोल ही दिया, कहते बहुत है ना तो चलो इस मैच को लेने की, ठीक है ये मैच मिल जाता है तुझे। और ये मैच भी जो है अब ऑफिशियल कर दिया गया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन। और जब जा रहे होते हैं गुंथर तो सैमी ज़ेन के चेहरे पर हंसी थी, भले ही बंदा पिटा है, लेकिन क्योंकि उसे पता उसे मैच मिल चुका है तो फिर इसलिए जो है उनके तो सारा जो मामला बड़ा खुशी वाला था। और बैक स्टेज भी जब ब्रॉन ब्रेकर होते हैं ना तो वहाँ जब गुंथर जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ तो ब्रॉन ब्रेकर वहां पे खड़े हुए थे। फिलहाल तो इन्होंने बस ऐसा टीज ही किया, लेकिन नजरें ब्रॉन ब्रेकर की आ चुकी हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर। तो यहां से भी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है। इसके बाद ऑसम ट्रुथ वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन का मैच आता है। इस मैच को इसलिए किया गया था क्योंकि फाइनली मिस का यहाँ पे हो चुका है हील टर्न। उन्होंने अपने भैया, अपने ही टैग टीम पार्टनर आर-ट्रुथ के ऊपर अटैक कर दिया। कैरन क्रॉस ने फाइनली शायद कुछ तो कर दिया, मतलब पहली अचीवमेंट में बोलूंगा उनके वापस आने के बाद शायद उन्होंने कुछ तो फीड कर दिया, पता नहीं क्या, पता नहीं जो भी है। ऑथर्स ऑफ पेन फिर एंड में जीत जाते हैं। तो एक काम है जो कि अच्छे से थोड़ा कैरन क्रॉस ने अपने इतने टाइम से वापस आने के बाद कर लिया है। और अब आता है शो का मेन इवेंट, लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच। इसको WWE ने बहुत अच्छे से हाइप किया था, पूरे शो पर इसकी हाइप चल रही थी। एंटर करते ही इनकी जो मार धाड़ है वो शुरू हो जाती है। मैच की हमको तो इसको मैच की तरह तो नहीं, केओस की तरह हम लोग इस मैच को देख रहे थे। ब्रॉनसन रीड को आते ही जो ब्रॉन स्ट्रोमैन उन्होंने स्टील स्टेप से हिट किया, चोक स्लैम उन्होंने मारा स्टील स्टेप्स पर खड़े होके, और वो जो पूरा अनाउंसर डेस्क है वो भी ब्रेक हो जाता है। बाहर की तरफ बहुत सारे चेयर सेट हुई पड़ी हैं, उसके ऊपर जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो ब्रॉनसन रीड को गिरा देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन आपको थोड़े ऐसे चलते हुए भी उनकी प्रॉब्लम दिखेगी। एक वो स्टेज रैंप वाले साइड पे जाते हैं और वहां पे प्रोडक्शन वाले बॉक्स के ऊपर खड़े होके डबल या फिर रोलिंग स्लैम जो भी आपको उसको बोलना हो, उस तरीके से उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी गिरा दिया। लेकिन कुछ भी हो, ये सारे बंदे जो एंड में खड़े हो जा रहे हैं। हम एक बैरिकेड टूटते हुए देखते हैं, अंदर वाली बैरिकेड भी टूटी है आज, और कुछ ऐसी टूटी कि फैंस के ऊपर भी थोड़ा सा डर आ गया, भाई क्या लग गई है किसी को। सारे जो सिक्योरिटी मेडिकल वाले बंदे हैं, रेफरी है, वो सब उधर ही इन्वॉल्व हैं। और उतने में रिंग में तो ब्रॉनसन रीड ने सुनामी मार दी, कोई है ही नहीं भाई 10 काउंट करने के लिए। दूसरी सुनामी मारी तो ब्रॉनसन रीड कह रहा भाई क्या मैं मारता रहूं, वो कोई देख नहीं रहा। उसके बाद वो जाते हैं, 3 सिक्योरिटी वाले बंदों को तो उन्होंने फेंक फेंक के रिंग के अंदर मारा। और वो क्या मस्त, मतलब वो चीज भी पर्पसली करी गई थी, उसके ऊपर भी एंड में आएंगे। बट उसके बाद वो रेफरी के ऊपर ही चढ़ने लग जाता है, उनको भी बजा दिया। एडम पियर्स आता है, भाई क्या कर रहा है, मैच चल रहा है तो रेफरी को कैसे मार रहा है। उसके बाद भाई ये सब जो रिंग साइड पे ऐसे इकट्ठे हो रहे थे, ब्रॉन स्ट्रोमैन जाके चढ़ते हैं टॉप रोप पे, और वहां से उन्होंने लिटरली रे मिस्टीरियस स्टाइल की एक क्रॉस बॉडी लगाई है, बस आके वैसे कूद गए वो उनके ऊपर। और भाई सारी जो बॉडीज है आपको फ्लोर पे पड़ी हुई दिखेंगी, ऐसा लगा भाई क्या हो गया, बम फट गया कि क्या हो गया यहाँ पे। इतना खतरनाक वो जो स्पॉट है वो वहां पे लग रहा था। सारे लोग जो है फिर भी एंड में जाके खड़े हो जाते हैं, ब्रॉनसन रीड भी खड़े हो गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन को गुस्सा है भाई, अपनी टी शर्ट उन्होंने फाड़ी, और अब ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया आ गया है। वो चढ़ते हैं टॉप रोप पर, एक चेयर फेंक के पता नहीं कहां से ब्रॉनसन रीड ने मारी, उसके बाद वो घूंसे बजा रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और वहां से एक सुपरप्लेक्स उन्होंने हिट किया। एंड जो स्पॉट का हम लोग वेट कर रहे थे इनकी फ्यूड में वो हो चुका है। रिंग जो है भाई तहस नहस हो गई, टूट गई। थोड़ा सा ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड था, तो इतना वाव वाला फैक्टर रिंग टूटने से नहीं आया, लेकिन कोई क्रेडिट लिया भी नहीं जा सकता यहाँ पे। और वो जो मैं कह रहा था सिक्योरिटी वाले बंदे फेंके थे भाई, जब वो रिंग में पड़े हुए थे ना, उनको देखना एक इधर एक इधर एक इधर, और बीच में जो ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉनसन रीड है वो पड़े हुए हैं, तो वो बड़ा बढ़िया सा स्पॉट लग रहा था।
इसके बाद कुछ खड़े होने की कोशिश की ब्रॉनसन रीड ने, वो हो भी जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन तो थोड़े लेट थे। एक बंदा आता है जिसने आके अटैक किया ब्रॉनसन रीड के ऊपर, स्टील स्टेप्स के ऊपर कर्ब स्टॉम्प किया उसको, और शायद अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। सेथ फ्रिकन रॉलिंस इज बैक और उन्होंने अपना बदला बड़े स्टाइलिश फैशन में लिया। इससे ब्रॉन स्ट्रोमैन को एडवांटेज मिला, वो खड़े हो गए और ये मैच जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत चुके हैं। लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच की एंडिंग तो हुई है, लेकिन सेथ रॉलिंस के रिटर्न के साथ, और यहां से अब कहानी और इंटरेस्टिंग होगी। ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉनसन रीड का भी डेफिनेटली अनफिनिश्ड बिजनेस है, एंड शायद आज के लिए भी मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि आपको एक दूसरी वीडियो भी चैनल पे दिख सकती है। आप बताना आपको रॉ कैसी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।